हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो आज के हम हमारे लेक्चर में स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। किस तरीके से स्ट्रिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होना बेटर है, कम होना बेटर है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बट बिफोर starting our lecture, let me introduce with the various different courses that are ongoing on our Gate Academy app। तो पहला कोर्स है हमारा ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम का, जिसके अंदर आप अगर आप पीएसयू की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का अगर आप एई या जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये कोर्स को ले सकते हैं, जिसके अंदर कि हम आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी चीज़ें आपके एग्जाम में आ रही होंगी वो यहाँ पे कवर हो जाएंगी, केवल और केवल 777 रुपीज़ के एक नॉमिनल से प्राइस के अंदर फॉर वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल है। सेकेंडली, दैट इज आवर एसएससी जेई 2025 का जो हमारा कोर्स है, जिसका आपको जैसा कि पता होगा कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो अराउंड अक्टूबर के एंड में, 27 अक्टूबर के एंड में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आइसक्रीम ले लो। ठीक है, तो जो अपना ये एसएससी जेई का कोर्स है इसके अंदर हम लोग CBT 1, जिसके जो हमारा टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट, प्लस CBT 2 जिसके अंदर आप कह सकते हो कि एडवांस टेक्निकल जो आता है हमारा, तो ये CBT 1 प्लस CBT 2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी केवल और केवल 777 रुपीज़ के प्राइस में। और ये जो हमारे पास कोर्सेज हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल और मैकेनिकल, बिकॉज यही तीन ब्रांचेस एलिजिबल हैं इस एग्जाम में अपियर होने के लिए, तो उन तीनों के लिए हमारे पास कोर्सेज हैं और काफ़ी अच्छा वेल डिजाइंड एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है हमारा। सिमिलरली, अगर आप आरआरबी जेई 2024 का जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, जो भी कंक्लूड हो चुका है, इसके बाद जो एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जो ये इस बार एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो पाए बिकॉज वो एलिजिबल नहीं थे, इस बार एलिजिबल हो जाएंगे। अभी क्लियर हो गया होगा उनका ये मतलब उनका इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट हो गई होगी, तो वो सभी एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं 2025 के एग्ज़ाम के आने का। अब क्योंकि आरआरबी जेई का जो एग्जाम पैटर्न है काफ़ी डिफरेंट है एसएससी जेई के एग्जाम पैटर्न से, ऑल्दो चीज़ें थोड़ी लगभग सेम ही है, बट डिफरेंस इस बात का है कि आरआरबी जेई में CBT 1 जो है प्योरली नॉन टेक्निकल आता है, और बहुत सारे टेक्निकल स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनका नॉन टेक्निकल काफ़ी वीक होता है, इस वजह से वो पहले ही स्टेज में बाहर हो जाते हैं, है ना। तो अगर आपका भी इस तरीके का हाल है जिसकी कि आपको नॉन टेक्निकल में इशू आ रहा है, तो केवल और केवल हमारा नॉन टेक्निकल का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं एट ए प्राइस ऑफ 499 रुपीज़ ओनली। सिमिलरली, अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई मैं नॉन टेक्निकल अपने एंड से कंप्लीट कर लूंगा, मुझे सिर्फ टेक्निकल में गाइडेंस चाहिए, तो टेक्निकल का भी जो हमारा कोर्स है ये भी 499 रुपीज़ का है फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे CBT 1 CBT 2 हर चीज़ मुझे अच्छे से करना है, मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए है CBT 1 प्लस CBT 2 का कंप्लीट कोर्स 777 रुपीज़ के प्राइस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, चारों में हमारे पास डिफरेंट चारों कोर्स, चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी जेई का एग्जाम अक्टूबर के एंड में होने वाला है, तो अक्टूबर के एंड में जब एग्जाम आपका होगा तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको CBT 1 में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने हैं और CBT 2 में तो लाने ही है, और ओवरऑल जब आपका मेरिट बनेगा तो CBT 1 प्लस CBT 2 के हिसाब से बनेगा। CBT 1 में जो आपका मार्क्स स्कोरिंग मार्क्स है, जो आप जहाँ बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे एक्यूरेसी के साथ में, वो आपका पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला। बिकॉज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, चीज़ें सेम ही रहती हैं लगभग, जो लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। बस आपको वहाँ पे अपनी एक्यूरेसी का ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना है, तो वो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो आप इंप्रूव कर सकते हैं PYQ सॉल्व करके। तो उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए गेट एकेडमी ने यहाँ पे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए 2010 से लेकर 2024 तक सभी ब्रांचेस के। यहाँ पे जो PYQs हैं वो अवेलेबल है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पार्ट का। ओके, और इसका जो प्राइस है केवल 222 रुपीज़ इंक्लूड प्लस GST हम लोग ने रखा है। उसी तरीके से आप जान रहे हैं PYQs का कितना इंपॉर्टेंस है आपके किसी भी एग्जाम की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर आपको एसएससी का जो PYQs होता है उसको तो आप मैंडेटली सॉल्व करोगे, चाहे आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एजे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो गेट एकेडमी ने इंडिया का पहला सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च किया है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वहाँ पे। ठीक,
और ये हम लोग ने जो एसएससी जेई का पेपर वन था हमारा, वहां से 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग ने जो हुए हैं उन सभी का कंपाइलेशन है। और ये जो प्राइस है केवल 222 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एट द एंड बताना चाहूंगा, अगर आप यूपीपीसीएल जेई की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी ने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर कि आपको 999 रुपीज के प्राइस में इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एवरीथिंग आप यहाँ पे अपना यूपीपीसीएल जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी, और ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपकी विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक, चले। तो फिर हम लोग अपने आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो किसके ऊपर है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी के ऊपर है ना? किसके है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी के ऊपर है। और स्ट्रिंग एफिशिएंसी की हम लोग बात करेंगे, बट स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो हम लोग यहाँ पे जान देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी वाला जो चीज़ है ये हमारा किससे रिलेटेड है? दिस स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज रिलेटेड विथ इंसुलेटर्स। ठीक है, ओवरहेड इंसुलेटर, ओवरहेड इंसुलेटर्स। ठीक, ओवरहेड इंसुलेटर्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं? हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर हमारे ओवरहेड इंसुलेटर्स यूज हो रहे हैं। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर का वर्क क्या है कि मान लो अगर ये मेरा टावर है, ये मेरा टावर है, ये मेरे टावर का क्या है? क्रॉस आर्म है। ठीक, ये क्रॉस आर्म के पास डिस्क लटके होंगे, और ये जो है ये मेरा क्या है? इंसुलेटर है, सॉरी कंडक्टर है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा अरेंजमेंट रहता है, और हमारा जो ये कंडक्टर है ये इस तरीके से सस्पेंडेड रहता है, लटका रहता है इसके थ्रू। ठीक, तो ये जो कंडक्टर है डायरेक्टली अर्थ ना हो जाए तो इसके बीच में, क्योंकि ये हमारा आयरन का स्ट्रक्चर है, ये मेरा क्रॉस आर्म है, ये मेरा टावर हो गया हमारा। ठीक, ये जो है हमारे क्या है? डिस्क इंसुलेटर। ये है मेरा क्या? कंडक्टर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा अरेंजमेंट है। अब ये क्या है कि कंडक्टर डायरेक्टली अर्थ ना हो जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे बीच में क्या लगाया है? इसको इंसुलेटर के हेल्प से हम लोग ने इसको लटका के रखा है। अगर मैं ये वाले पार्ट को मैग्नीफाई करूँ, इंक्रीज करूँ इसको, तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, ये अपना कंडक्टर है। ये जो इंसुलेटर है, अब ये जो क्या चीज का है? ये मेटेलिक है। ये आपका मेटेलिक सपोर्ट है, चाहे आपका टावर हो चाहे आपका क्रॉस आर्म हो, ये कैसा है? मेटेलिक है। ये डिस्क इंसुलेटर है हमारा, इंसुलेटर है। यहाँ लिख रहा हूँ तो दिख रहा है ना? ठीक है, अभी स्पेस है, यहाँ तक लिख सकता हूँ मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि मैं कहाँ तक लिख सकता हूँ। ये यहाँ तक लिख सकता हूँ। यहाँ तक लिख सकते हैं लगभग। ठीक है, ठीक, तो ये मेरा इंसुलेटर है। अब ये इंसुलेटर जो मैंने आपको जब पढ़ाया था टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, वहां पे मैंने आपको डिस्क इंसुलेटर पढ़ाया था, और डिस्क इंसुलेटर के अंदर हम लोग ने देखा था कि जो डिस्क इंसुलेटर रहता है उसके नीचे क्या रहता है? मेटल के लिंक्स रहते हैं जो आपस में उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे है हमारा मेटल का लिंक, मेटल लिंक। ठीक है, या मेटल स्ट्रिंग आप जो कह लीजिए। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा क्या रहता है? ओवरहेड इंसुलेटर्स इस तरीके से यहाँ पे सस्पेंडेड रहते हैं, लटके हुए रहते हैं, उसके साथ में हमारा कंडक्टर लटका रहता है। ठीक है, अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक 11 kV की लाइन है, तो 11 kV का जो स्ट्रेस है ये तीनों इंसुलेटर्स को मिलके बियर करना है, और ताकि ये ऐसा इतना इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके कि ये 11 kV यहाँ पे जो भी हमारी लाइन जा रही है उसको बियर कर सके इजीली। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है जो मॉडलिंग करते हैं हम लोग अपने कैपेसिटर्स की या पूरे सिस्टम की, वो कैसे की जाती है।
तो हम लेते हैं मॉडल ऑफ कैपेसिटर इन इंसुलेटर स्ट्रिंग। ठीक है, क्या है यही अरेंजमेंट है। इसको मैं एकदम सिंपल यहाँ पे बनाऊं अगर, या आपको यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ, बार बार क्या बनाना। ये मेटल लिंक है, ये ब्लैक वाला पार्ट मेटल लिंक है, ऊपर क्या है मेटल है। ठीक है, तो कैसा हो गया ये, ऊपर मेटल हो गया, ऊपर मेटल हो गया, नीचे मेटल हो गया। ठीक है, बीच में क्या है, बीच में हमारा इंसुलेटर है। बीच में क्या है, इंसुलेटर है। ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ये कैपेसिटर के जैसा बिहेव कर रहा है ना, किसके जैसा बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर के जैसा बिहेव कर रहा है। अब ये इंसुलेटर का क्या है, खुद का कैपेसिटर है, खुद के उसकी वजह से, खुद की वजह से ये कैपेसिटर क्रिएट हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटर। ठीक, ये कहाँ पे हुआ, ये रहा ऊपर का, ये नीचे, सिमिलरली इसके में भी ये ऊपर मेटल का, नीचे मेटल की बॉडी और बीच में इंसुलेटर, तो ये कैपेसिटर के जैसा बिहेव करता है ना। दूसरा एक होता है कि ये मेरा मेटल लिंक है ना, ये तो मेटल का है, ये मेटल है, ये मेटल है, और फिर क्या है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये भी मेटल है, ये मेटल हुआ। अब बीच में क्या है, हमारी एयर, जो कि किसके जैसा एक्ट कर रही है, इंसुलेटर के जैसा। तो ये स्ट्रक्चर का मेटल, ये हमारा मेटल लिंक, और बीच में ये हमारी है एयर। ये किसके जैसा बिहेव करती है, ये अगेन बिहेव करती है कैपेसिटर के जैसा। और ये कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, इस कैपेसिटर को हम शंट कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी प्रॉपरली मॉडलिंग करूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये रहा उसका सेल्फ कैपेसिटेंस, और ये उसका शंट कैपेसिटेंस। ठीक, तो कुछ इस टाइप का आपको अरेंजमेंट नजर आएगा, ये शंट कैपेसिटेंस और ये इसका खुद का सेल्फ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, मॉडलिंग करते हैं स्ट्रिंग इंसुलेटर की। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। अब हम बात करते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो अगर मैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आइडियली क्या सिचुएशन होना चाहिए हमारे पास। तो आइडियली ये होना चाहिए कि ये मेरा क्रॉस आर्म है, यहाँ से ये मेरा कैपेसिटर है। ठीक है, बीच में से मैं वो नहीं हटाऊंगा, ये एक हो गया। ये जो भी है ये क्या है, पूरे सेल्फ कैपेसिटेंस है ना, और ये मेरा कंडक्टर है। क्लियर, इसके बीच से बेटर होगा अगर मैं, बहुत बढ़िया, ये हो गया।
ठीक है। आइडियली होना क्या चाहिए कि ये मेरा जो वोल्टेज है, कंप्लीट वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज V अगर मैं कहता हूँ, तो ये V वोल्टेज मेरा क्या होना चाहिए, इक्वली यहाँ पे आइडियल सिचुएशन में ये V वोल्टेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ये तीनों के अक्रॉस। ये तीनों इंसुलेटर्स के अक्रॉस ये V वोल्टेज क्या होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। बट होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके, जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दिस मीन्स दैट यहाँ से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, ये करंट आई ही रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू सबकी क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, इक्वल है वो, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, आइडियल सिचुएशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आइडियल सिचुएशन हो गया। बट प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपका ये क्रॉस आर्म आ जाता है ना, ये एक कैपेसिटर, दो, तीन, ये मेरा कंडक्टर, और यहाँ पे अब भाई आपका क्या आएगा, आपका शंट कैपेसिटेंस भी यहाँ पे अब आएगा। ठीक, ये हमारा शंट कैपेसिटेंस भी यहाँ पे अब आएगा पिक्चर में। ये रहा। ठीक, अब होगा क्या कि जो पहले, क्योंकि ये शंट कैपेसिटेंस के इंट्रोडक्शन की वजह से यहाँ से जो करंट आई आ रही थी, अब ये करंट आई वन यहाँ जाएगी, और यहाँ पे कुछ करंट जाएगी, इसको स्मॉल आई वन कह दे रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे कुछ करंट चले जाएगी आई टू, यहाँ पे करंट जाने वाली करंट क्या हो गई, आई टू, यहाँ कुछ आई थ्री स्मॉल करंट चले जाएगी, और यहाँ पे जो मेन करंट है वो आई थ्री आएगी। तो पहले यहाँ पे देखो क्या था कि सभी का कैपेसिटेंस सेम था, सी सी सी, यहाँ पे करंट फ्लो होती थी सेम, आई आई आई, इस वजह से यहाँ पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या था, इक्वल था हर जगह। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस शंट कैपेसिटेंस, इसकी वजह से क्या होती है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गया। अब क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो गया, तो मैं कहता हूँ कि ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये क्या है, मेरा V3 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये क्या है, V2 है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये क्या है, V1 है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या था, अगर मैं कहता कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था, इसके अक्रॉस अगर जो वोल्टेज था ये V1 होता, ये सॉरी V3 होता, ये V2 होता, और ये V1 होता अगर, तो हम ये कहते कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पे, यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारे हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है ना। तो हमको क्या करना है कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, मतलब नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो किससे करते हैं, इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी से करते हैं। फिर तो अभी तो हम लोग ये देखेंगे क्या है हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो string efficiency in a power system refers to the measurement of how uniformly the voltage is distributed across the insulator disk in a suspension insulator string। तो एक सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग के क्रॉस किस तरीके से वोल्टेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, अगर वो यूनिफॉर्मली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वेल एंड गुड, दैट इज दिस मीन्स दैट जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी वो क्या है हमारी 100% है। ठीक, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। दिस इज ए important factor in ensuring the reliability and longevity of insulator used in high voltage power transmission। अब ये किस तरीके से रिलायबिलिटी और लॉन्गलिविटी को ये इंश्योर करता है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखो अगर हमारा जो इंसुलेटर है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो सबसे नीचे वाला इंसुलेटर है ना, ये जो V1 है,
इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, ये सबसे ज्यादा रहता है स्ट्रिंग में। एक्चुअली होता ऐसा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज स्ट्रेस कौन झेलता है? V1 झेलता है, पहला वाला इंसुलेटर झेलता है। अब क्योंकि भाई सभी इंसुलेटर तो 11 kV या जो भी एक डिफाइंड वोल्टेज है उतने को ही बियर करने के लिए बने हुए हैं। तो एक आदमी के ऊपर आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंसुलेटर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो इंसुलेटर क्या हो सकता है, कभी भी पंचर कर सकता है, ब्रेक कर सकता है ना। तो अगर वो किस सिचुएशन में हो रहा है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन में हो रहा है। अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहेगा तो क्या होगी, सिस्टम की रिलायबिलिटी और सिस्टम की लॉन्गेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। इन आइडियल सिनेरियो, मैंने आपको दिखाया आइडियल सिनेरियो में क्या होता है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क वुड बी इक्वल रिजल्टिंग इन 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी। 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी उस सिचुएशन में होती है। In practical application, the uniformity is disrupted by factors such as capacitance to ground, इंटरडिस्क कैपेसिटेंस एंड लीकेज करंट। ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस टू ग्राउंड का मतलब ये इसकी बात कर रही है, ये वाला कैपेसिटेंस की बात कर रहा है। खुद का सेल्फ कैपेसिटेंस ये हो गया, और ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस टू ग्राउंड एंड सेल्फ कैपेसिटेंस के बीच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, अनइक्वल होता है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो पाता है। ठीक है। Next, the efficiency of an insulator string is a key determination of system reliability and longevity. Uh, Poor string efficiency can lead to uneven voltage distribution, which places excessive stress on certain disks, increasing the risk of flashover and insulation failure। यही मैंने आपको बताया कि अगर जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो ज़्यादा 100% नहीं रही या हाई नहीं रही तो होगा क्या कि जो कुछ कुछ हमारे इंसुलेटर्स हैं, और वो कौन से होते हैं, जो सबसे कंडक्टर के सबसे नीरेस्ट वाला इंसुलेटर होता है उसी के अक्रॉस सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सबसे नीचे वाला जो इंसुलेटर है वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा। एक्सेसिव स्ट्रेस होने की वजह से वो इंसुलेटर पंचर कर सकता है, वो इंसुलेटर फ्लैश ओवर कर सकता है और इंसुलेशन का फेलियर हो सकता है। ठीक है। This is only this not only compromises the stability of the power transmission lines but also raises maintenance cost and likelihood of outages। तो होगा क्या कि इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्टेबिलिटी है पावर सिस्टम का ये इफेक्ट नहीं हो रहा, इसके साथ ही क्या होता है, क्योंकि भाई आपका किसी एक इंसुलेटर के ऊपर आपका स्ट्रेस ज्यादा है तो आप उसको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा भाई कि वो क्लीन है कि नहीं है, और वो उसकी लाइफ तो कम हो जाएगी तो आपको अब उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली रिप्लेस करते रहना पड़ेगा, है ना। इन सब चीजों की वजह से क्या होगा आपका, अगर आपने उसको ढंग से मेंटेनेंस नहीं किया तो वो क्या होगा, फ्लैश ओवर करेगा, इंसुलेटर का फेलियर होगा और आपको बार बार क्या होगा, पावर आउटेज देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो ये थे हमारे कहना चाहिए कि एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या होता है इंसुले ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक। A string of a suspension insulator consists of number of porcelain discs connected in series through metallic link। ठीक है। हम लोग ने बनाई थी ऐसे डिस्क बनाई, तो मैंने आपको बताया इसके बीच में क्या होती है, मेटेलिक लिंक होती है यहाँ यहाँ पे, है ना। तो ये दो मेटेलिक लिंक के बीच में एक इंसुलेटर जो कि हमारा है वो क्या करता है, कैपेसिटेंस फॉर्म करता है। ईच लिंक therefore each link forms a capacitor which is known as mutual capacitance और self capacitance। तो ये जो लिंक ऊपर का है और ये जो नीचे है प्लस इनके बीच का जो ये इंसुलेटर है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक हमारा कैपेसिटर बना देते हैं। इसी को हम लोग सेल्फ कैपेसिटर कैपेसिटेंस और म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी कहते हैं। ठीक है। एक कैपेसिटेंस और एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, ये हो गया हमारा टावर, टावर की बॉडी के बीच में, और कैपेसिटर जो हमारा ये मेटल लिंक है इसके बीच में, वो कैपेसिटर हमारा क्या कहलाता है, शंट कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है। अब क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन की वजह से जब जो चार्जिंग करंट होगी वो क्या होगी, सेम नहीं होगी, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस ईच इंसुलेटर विल बी डिफरेंट। तो हर एक डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। द डिस्क नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर विल हैव द मैक्सिमम वोल्टेज विच इज अनडिजायरेबल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारा कंडक्टर के सबसे नजदीकी जो डिस्क होता है, जैसे कि अगर ये नीचे वाले की बात करें जो कि सबसे बॉटम वाला ही होता है, तो ये अगर हमारा कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के जो सबसे पास वाला जो डिस्क है, ये वाला डिस्क ए नाम दे देता हूँ इसको मैं, ये डिस्क ए जो है ये ज्यादा हाइयर स्ट्रेस में होगा, हाइयर स्ट्रेस में होगा, एंड इट इज मोर लाइकली टू फ्लैश ओवर और मोर लाइकली टू बी पंचर। तो पंचर हो सकता है, फ्लैश ओवर हो सकता है इसके अंदर। क्लियर है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला है
स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस दी होल स्ट्रिंग, पूरे कंप्लीट स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये जो पूरा वोल्टेज V है, ये कहाँ गई जी, डिवाइडेड अपॉन n, दैट इज नंबर ऑफ डिस्क, दैट इज नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में कितनी डिस्क है, वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट एडजेसेंट टू द कंडक्टर, दिस मीन्स दैट कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये कैपेसिटी पहला इंसुलेटर, ये दूसरा इंसुलेटर, ये तीसरा इंसुलेटर, और ये मेरा क्या हो गया कंडक्टर, ये मेरा क्या हो गया कंडक्टर, तो ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो ये जो सबसे पास में है, इसके पास में सबसे पास में कौन सा है, ए वाला, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, दिस मीन्स दैट V1, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V2 और इसके अक्रॉस का वोल्टेज V3। तो जो V1 वोल्टेज होगा हमारा, वो हमको यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में पुट करना है, और ये जो ओवरऑल वोल्टेज V होगा टोटल स्ट्रिंग के अक्रॉस, ये हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। ये होती है हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी। क्लियर? बहुत इसको डेराइव भी हम लोग करके ला सकते हैं, बट वो यूजलेस है आपके लिए इस पॉइंट ऑफ, इस टाइम पे ज्यादा वो सब चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको देखने की। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं जो कि हमारा आइडियल केस हम लोग ने लिया था, आइडियल केस में, आइडियल केस में क्या था कि ये जो स्ट्रिंग थी हमारी, इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 और यहाँ पे वोल्टेज V3, होगा क्या था, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V/3, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई 3, ठीक। अगर मैं अब इसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालता हूँ, परसेंटेज एफिशिएंसी, वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग, सभी पूरे स्ट्रिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, V, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिस्क, 1 2 3, 3 डिस्क हैं, ठीक है, इनटू हमारे पास सबसे नजदीकी इसके पास जो है उसका क्या, ये हमारा कंडक्टर है अगर, तो V1, और V1 की वैल्यू क्या है, V/3, तो ये V/3, ये 3 3 कैंसिल, V भी कैंसिल, ये कितना आया 100%। तो आइडियल केस में स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होती है हमारी, 100% होती है। प्रैक्टिकल केस में क्या होती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारी 100% नहीं होती है, इससे कम होती है। क्यों ऐसे होती है, अब मैं जो चीजें लिखने जा रहा हूँ ब्लू पेन से, वो हमारे पास किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल की बात करेंगे। प्रैक्टिकल में V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 विच इज नॉट इक्वल टू V/3। अब अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन का स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालूंगा, टोटल वोल्टेज तो V3 है, नंबर ऑफ डिस्क भी 3 ठीक है, बट ये क्या होगा, अब ये V/3 नहीं हो करके इनमें सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी जो भी, वो अब V/3 के बराबर नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी, ठीक है। उस वजह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ अपना प्रैक्टिकल वाला। क्लियर? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अपने जो इसका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम देखेंगे वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड्स, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। टाटा।